हमारे लोकल दोहेबाज हैं, उन्होंने एक दोहा कहा, यदि उड़ना चाहो इंडिगो से तो दिल को पहले समझाओ, टेक ऑफ से रुपया और गिरा दो तभी डॉलर पाओ। इस दुनिया में गिरने की जितनी बात करें उतना कम है। इंडिगो एयरलाइंस की साख गिरी, कितनी बात करें। एयरलाइंस ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस देश के हजारों नागरिकों को उनकी नजरों में गिरा दिया, कितनी बात करें। डीजीसीए दबाव में अपनी इज्जत गिरा चुकी और नियम पलट डाला, कितनी बात करें। इंडिगो के पायलट और क्रू फिर से थकान में अपनी देह गिराकर काम करने के लिए बाध्य होंगे, कितनी बात करें। रुपया एक बार गिरा और फिर बार बार गिरा, कितनी बात करें। और रुपया इतना गिरा कि सरकार के सुर में सुर मिलाते अधिकारी तर्क देने लगे कि रुपया गिरना तो हमारे लिए अच्छा है। 90 के पार रुपया पहुंचा कैसे, हमने आपको खर्चा पानी के एक पुराने एपिसोड में बताया हुआ है। लेकिन अब तक सरकार और आरबीआई चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद जिम्मेदार लोगों को अपनी जवाबदेही की याद आने लगी है। सरकार का जवाब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया है, ये सब आज जानेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। रुपए के ऊपर भी 2 गुट बन सकते हैं, ये भी देखेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by SBI Life Insurance. पहले फ्रेश डेटा देखते हैं। 3 दिसंबर को सुबह 89.91 पर खुला और उसके कुछ ही देर में अपने ऑल टाइम लो लेवल 90.32 पर पहुंच गया। 4 दिसंबर को 90.46 पर चला गया था और 5 दिसंबर यानी आज 90.15 तक पहुंचा है। यानी पिछले कुछ दिनों में रोज रुपया 90 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इस पर सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन का बयान आया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज नॉट लूजिंग स्लीप ओवर द डिक्लाइनिंग रूपी विच हैज ब्रीच्ड द 90 लेवल अगेंस्ट द यूएस डॉलर। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए के 90 पार जाने की सरकार को इतनी चिंता नहीं है। वहीं आज यानी 5 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हम किसी खास मूल्य स्तर या दायरे को टारगेट नहीं बनाते हैं, हम बाजारों को अपना काम करने देते हैं, वे बहुत कुशल हैं, हम बस रुपए को अपनी सही स्थिति, अपना सही स्तर खुद तलाशने देते हैं। यानी आरबीआई के स्टेटमेंट को फौरी तौर पर डिकोड करें तो उन्होंने रुपए के गिरने या उठने में सीधा दखल उन्हें नहीं देना है, वो ऐसा चाह रहे हैं। अब सरकार और रिजर्व बैंक के बयानों के आसपास देश भर में 2 तरह की बातें चल रही हैं। एक ये कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। तर्क ये भी दिया गया कि रुपए का गिरना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। ये वैसा था जैसे साइकिल चलाते बच्चे जब गिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखा मेरे उतरने का स्टाइल। और दूसरी बात ये है कि जितनी तेजी से क्रैश हुआ है रुपया और जिस लेवल को क्रॉस कर रहा है उसके कितने सारे नुकसान हैं। पर रुपए का गिरना क्या इतना ब्लैक एंड वाइट है, या असल जवाब कहीं इन दोनों तर्कों के बीच है? देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ने और विदेशी निवेशक यानी FIIs के बाहर जाने से रुपए का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप रिविजिट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं आज, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में सिर्फ पैसा नहीं लगाती बल्कि यहाँ अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस खोलकर लंबे समय के लिए बस जाती है तो उसे FDI कहते हैं। जैसे एप्पल या सैमसंग है, उन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई। लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि FDI का मतलब है विदेशी कंपनी का भारत में आकर मालिक की तरह जम जाना, जैसे घर बनाना। उनका मकसद होता है कि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए जब FDI आता है हमारे देश में तो उसे एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। वहीं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका है कि सिर्फ शेयर बाजार में पैसे लगाकर मुनाफे करने हैं और किराएदार की तरह आते हैं, जिस सेकंड मन किया पैसा निकालकर बाहर चले जाते हैं। अब इसको एक और रेफरेंस से समझते हैं और रुक करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की उदित मिश्रा की एक रिपोर्ट का। साल 2021 के बाद से इंडिया में FDI का आना धड़ाम से गिरा है। आप एक ग्रीन लाइन देख सकते हैं कैसे वो नीचे की तरफ आ रही है। और अब इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इंडियंस भी अब बाहर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में रेड लाइन कैसे ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब विदेशी तो भारत में कम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, इंडियंस भी अब बाहर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं। उदित मिश्रा ने हमें बताया कि इन्वेस्टर्स मुनाफा देखकर इन्वेस्टमेंट का फैसला लेते हैं, उनके लिए और कुछ मायने नहीं रखता है। और बात भी सही है, आप वहीं पैसा लगाएंगे ना जहाँ आपको रिटर्न मिलेगा। में इन्फ्लेशन, इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब ये है कि आपकी करेंसी अपनी वैल्यू खो रही है। जो 100 रुपये पिछले साल थे वो आज 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद पाते, उससे कम की चीज़ खरीद पाते हैं। ये जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में वो ज़्यादा है बनस्पत यूएस के। यूएस में इन्फ्लेशन रेट कम है, तो यानी वहाँ का डॉलर अपनी वैल्यू बचा पा रहा है।
तो जो गैप है दोनों का वो एक तरीके से दिखता है डिप्रिसिएशन में। इंडिया जो है, इंडिया की करेंसी जो है उसको उतना गिरना होता है बैलेंस करने के लिए। कुछ समय पहले तक फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी कि रुपी नहीं गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, राइट। इंडिया रुपी इज़ नॉट वीकनिंग, डॉलर इज़ बिकमिंग स्ट्रांग। आज हालत ये है कि वो बात सही थी उस समय, और आज हालत ये है कि डॉलर इज़ वीकनिंग एंड रुपी इज स्टिल वीकनिंग। मतलब रुपी तब भी वीक हो रहा है जब डॉलर वीक हो रहा है। इसलिए इस चीज़ पे इतना तूल दिया जा रहा है कि क्यों रुपी इतना गिर रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि रुपी का डॉलर के अगेंस्ट गिरना अजीब बात नहीं है, जिस रेट पे गिर रहा है उससे थोड़ी परेशानी है। इसमें यह भी समझने की बात है कि इन किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स, और इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल है, सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं होते कि वहाँ की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है। कई और चीज़ें मैटर करती हैं और ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे उस कंट्री में एफिशिएंसी क्या है। मान लीजिए अगर आप ऐनक बनाना ना जानते हो और आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी करेंसी वीक हो गई है, अगर आपको ऐनक बनाना नहीं आता, उसमें आप माहिर नहीं हैं, तो आप कल को ऐनक एक्सपोर्ट नहीं करने लग जाएंगे। उसके लिए आपको डोमेस्टिक कुशलता चाहिए, कौशल चाहिए। इंडिया में अभी वो लेवल ऑफ एफिशिएंसी नहीं आई है कि सिर्फ रुपी के 10 रुपए गिरने से, 20 रुपए गिरने से एकाएक एक्सपोर्ट सर्ज कर जाए। इसके अलावा अटकी हुई है यूएस इंडिया की ट्रेड डील, और पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में डॉलर भी रुपए की ताकत तय कर रहा है। और गिरती हुई ताकत का हम पर क्या असर पड़ता है? इससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इंपोर्ट करना महंगा हो जाता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो उतनी ही चीज़ें मंगाने के लिए हमें ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत होती है। इंडिया पेट्रोल डीजल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, ये सब के लिए इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक निर्भर है। मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इससे आम आदमी के लिए ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ महंगी हो सकती है। फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल भी महंगा हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट लोन्स भी बढ़ जाते हैं और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है। लेकिन एक असर जिसकी खूब चर्चा हो रही है वो है एक्सपोर्ट्स पर पॉजिटिव असर। मानिए एक पेन 10 रुपये का है, ठीक है। फिर जब $1 80 रुपये का था तो भारतीय एक्सपोर्टर ने मान लो विदेश में 8 पेन बेचे। लेकिन जब रुपया कमज़ोर हुआ और $1 90 रुपये के बराबर हो गया, तब वही इंडियन एक्सपोर्टर 9 पेन बेच पाएंगे। इसका मतलब एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छा मौका है। पर भारत क्या सिर्फ एक्सपोर्ट करता है? नहीं। थोड़ी देर पहले ही आपने जाना कि कितनी सारी चीज़ों के लिए हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। उसके साथ हमारा व्यापार घाटा भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। अब अगर थोड़ी सी मैथ्स लगाएं बस, तो एक्सपोर्ट सस्ते हुए, बढ़िया हुआ। इसका मतलब उसका उल्टा असर इंपोर्ट्स पर भी पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट्स महंगे होंगे। तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे कि रुपया गिरता रहे? क्या और गिरने देना सही होगा? और हर बार गिरने देने पर क्या तर्क ढूंढना सही होगा? देखिए, आरबीआई और गवर्नमेंट तो कहेंगे, क्योंकि अगर वो ये नहीं कहेंगे तो स्पेकुलेशन बढ़ जाएगा, फिर वो और ज्यादा गिरावट हो जाएगी। तो उनका तो काम ही है कि वो एक कॉन्फिडेंस दें। तो इसीलिए जो अनंत नागेश्वरन है, उन्होंने कहा आई विल नॉट लूज स्लीप। तो मतलब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन अंदर खाने तो सबको परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा जो रुपया स्लाइड करेगा तो जरूर हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाएगा, पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगा और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। और क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सही नहीं है तो वो और एक्चुअली बढ़ जाएगा। तो आरबीआई को भी अपना जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जीडीपी का डेटा, वो करेक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि जो अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट तो जरूर काट दिया 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन क्या इस समय करना चाहिए था? अगर इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है 8.2% और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इतना कम है, तो काटने की क्या जरूरत थी? लेकिन पिक्चर एक और है, वो ये कि जब हम सामने से देख रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो हम सतर्क ढूंढ क्यों रहे हैं? वो शायद इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है और रुपए को और चोटिल कर सकती हैं ये बातें। सुनते हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार को। जो हमारा निर्यात है, हाँ, हमारी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, जैसे रॉडटेप पॉलिसी है, पीएलआई स्कीम है, और ये सब स्कीम्स जो हैं ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती हैं। लेकिन इनका जो इम्पैक्ट होता है, इनका जो असर होता है, तासीर जो होती है इनकी, देर से होती है। एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है। तो इम्पोर्ट्स ग्रोथ के बाद तो एकदम से बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स को टाइम लगता है। तो जाहिर है कि ट्रेड डेफिसिट में स्पाइक होगा, बढ़ेगा। लेकिन
जो लॉन्ग टर्म ट्रेड डेफिसिट है हिंदुस्तान का, वो डेफिसिट रहेगा, ट्रेड नेगेटिव में ही रहेगा, और ये कोई, मुझे लगता है, कोई बुरी बात नहीं। आरबीआई का जो रवैया है, आरबीआई का जो मकसद है, ये लेवल मेंटेन करना नहीं है। लेवल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर वो स्पाइरल शुरू हो जाता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आरबीआई का मकसद सिर्फ ये है कि हम वॉलेटिलिटी जो है वो ट्रेड के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो वॉलेटिलिटी को हम उसको कंट्रोल में रखें। हमारे रिजर्व्स हैं, अभी हमारे रिजर्व्स जो हैं काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, तो आरबीआई इज एबल टू डू दैट। देखो, अब सिचुएशन ऐसी है कि चुनाव करना बहुत कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है। क्या कुछ हफ्ते या महीने महंगाई सहन कर सकते हैं, क्योंकि देश का विकास एक बड़ा कैनवस है, या हम बतौर नागरिक अपनी महंगाई, अपनी रोज़मर्रा के जीवन वास्ते बातें करें, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आप क्या चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए ललन टॉप को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अब चलने से पहले बात कर लेते हैं रेपो रेट पर। 5 दिसंबर 2025 यानी आज आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.25% से कम कर दिया है। अब रेपो रेट हो गई है 5.25%। जनवरी 2025 से अब तक टोटल 125 बेसिस पॉइंट्स का कट हो चुका है। सबसे पहले समझेंगे कि रेपो क्या होता है। रेपो बना है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन से। री मतलब दोबारा, परचेज मतलब खरीदना, तो रीपर्चेज माने दोबारा खरीदना, और ऑब्लिगेशन माने बाध्यता। तो रेपो का पूरा मतलब हुआ दोबारा खरीदने की बाध्यता। इसे समझने के लिए देखते हैं, जैसे मान लो आपको लोन चाहिए, आप बैंक जाते हैं कि मेरा ये कीमती सामान गिरवी रखो, जिसे हम कोलैटरल बोलते हैं, और लोन दे दो। बैंक आपके कोलैटरल के बदले आपको पैसे दे देता है। जब आपको पैसे वापस करने होते हैं तो आपको अपना सामान वापस मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रेपो का सिस्टम होता है। बैंक्स को भी कभी कभी तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है। वो आरबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सरकारी बॉन्ड्स पड़े हैं, ट्रेजरी बिल्स पड़े हैं, इन्हें रख लीजिए और हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कुछ दिनों बाद हम इन बॉन्ड्स को वापस खरीद लेंगे, यानी रीपर्चेज कर लेंगे। आरबीआई कहता है ठीक है, 5.25% के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे वापस दे देना, अपने गिरवी रखे हुए सरकारी बॉन्ड्स ले जाना। यही है रेपो रेट। रेपो रेट डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, MPC। आरबीआई के अंदर एक टीम होती है, इसमें 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 सरकार की तरफ से। इन सब का सरदार होता है आरबीआई का गवर्नर, यानी अभी MPC चेयरमैन है संजय मल्होत्रा। अब देखते हैं कि रेपो रेट कटने का आप पर और हम पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आपके पास होम लोन है तो ये खुशखबरी है। आजकल ज़्यादातर होम लोन्स फ्लोटिंग रेट पर हैं, यानी रेपो के साथ साथ इंटरेस्ट बदलता है। अगर कार खरीदने का सोच रहे हो या पहले से भी कोई लोन है तो भी अच्छी खबर है। ऑटो लोन्स भी काफ़ी सारे फ्लोटिंग रेट पर होते हैं, तो उनको भी EMI में कुछ राहत मिलेगी। बाकी आप बताइए, आपका इस बारे में क्या कहना है। एक वो डॉलर रुपये वाला भी बताइएगा और आज रेपो रेट के बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर। मिलते हैं आपसे दोबारा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।